हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम करेंगे रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर। रीसाइक्लिंग क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ हमने प्रोड्यूस की, उस चीज़ को यूज़ कर लिया, उसके बाद अब यूज़ करने के बाद उसको फिर से हम रीयूजेबल फॉर्म में या किसी और अदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं? रीसाइक्लिंग। तो अब हमें पेपर को रीसाइकिल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं कि पेपर किससे बना होता है। पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प। जो वुड पल्प होता है उससे हमारा क्या बनता है? पेपर। तो अगर हमें पेपर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ट्रीज़ कट करने पड़ेंगे। हम ट्रीज़ कट करेंगे तो किसको कॉज करेंगे? डिफॉरेस्टेशन को। और डिफॉरेस्टेशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स या जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे वो हम फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में कर चुके हैं। इसीलिए डिफॉरेस्टेशन का बहुत मेजर रोल आपकी जो पेपर मेकिंग इंडस्ट्री है उसमें डिफॉरेस्टेशन का बहुत मेजर रोल क्या है? प्ले करती है। ठीक है, अब देखो हमें अगर 1 टन ऑफ पेपर बनाना है, कितना? 1 टन ऑफ पेपर, तो उसके लिए हमें कितने ट्रीज चाहिए होते हैं? 17 फुल ग्रोन ट्रीज। 17 फुल ग्रोन ट्रीज़। और हम सब जानते हैं हमारी डेली लाइफ में पेपर कितने यूज़ होते हैं। आपकी बुक्स देख लो, आप आपकी नोटबुक्स देख लो। एक ही घर में जैसे आप 2-3 भाई बहन हो तो कितनी सारी नोटबुक्स हो जाती हैं, होती है ना? कितनी सारी बुक्स हो जाती हैं। फिर आपके पेरेंट्स को भी कुछ काम होता होगा, यानी पेपर का तो यूज़ मोस्टली होता ही रहता है। और सिर्फ 1 टन पेपर के लिए हमें कितने? 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ चाहिए होते हैं। इसीलिए हमें इनको रिसाइकिल करना चाहिए, यानी पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। पेपर कितनी बार रिसाइकिल हो सकता है? 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं ना बच्चों, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें अपनी डेली लाइफ में उससे सीख लेके हमें वो सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी करनी चाहिए। अब हमें पता है कि जो ये पेपर हैं ये किस कॉस्ट पे हमें मिल रहे हैं, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? हर जो पेपर की शीट है उसे पहली बात तो प्रॉपर वे में यूज़ करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बिना बात हम लोग कर देते हैं ना क्लास में, कि थोड़ा सा पेपर ख़राब हो उसको फाड़ देते हैं, या ऐसे ही ब्लैंक पेपर को ऐसे ही हम डस्टबिन में भी डाल देते हैं। लेकिन हमें उस पेपर को थरली यूज़ कर लेना चाहिए। अगर हर बच्चा एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर हर दिन सेव करता है तो उससे कितने सारे ट्रीज़ एक साल में सेव हो सकते हैं? आप खुद कैलकुलेट करके देखो। बहुत लार्ज अमाउंट में बच्चों, बहुत लार्ज अमाउंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें हमारा कि पेपर बना किससे होता है? पेपर बना होता है हमारा सेलुलोज फाइबर से। और मेन सोर्स जो है सेलुलोज का वो क्या होता है? हमारा वुड पल्प। पल्प हमारा क्या होता है? सॉफ्ट और स्पॉन्जी पार्ट होता है ट्री का। पार्ट ऑफ ट्री। ठीक है, तो हमें अगर वुड पल्प ऑब्टेन करना है तो हमें बहुत सारे ट्रीज़ क्या करने पड़ते हैं? हार्वेस्ट करने पड़ते हैं। और पेपर क्या है? पेपर इज़ वन ऑफ द फ्यू कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दैट आर फेयरली ईजी एंड इनएक्सपेंसिव टू रिसाइकल। हम जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनमें से जो पेपर है ना वो सबसे मतलब फेयरली और ईजीली क्या है? बहुत सस्ते तरीके में क्या हो जाता है? रिसाइकल हो जाता है। जो हमारे पेपर की रिसाइकलिंग होती है उसके अंदर क्या क्या मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं? कि सबसे पहले कलेक्टिंग वेस्ट मटेरियल, कलेक्टिंग वेस्ट मटेरियल, sorting and processing।
देखो, सबसे पहले वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट किया, फिर सॉर्ट किया उसको, मतलब अलग अलग कर दिया कि कोई प्लास्टिक मटेरियल नहीं हो उसमें, फिर उसकी प्रोसेसिंग की, रिसाइक्लेबल वाले की प्रोसेसिंग की, किसके अंदर, इनटू रॉ मटेरियल, वापस उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रॉ मटेरियल में, ताकि उसको दैट कैन बी यूज टू मेक न्यू प्रोडक्ट, उससे हम नए प्रोडक्ट्स बना सकें। ओके अब देखो, ये तो हो गया ओवरव्यू कि किस किस तरीके से पहले कलेक्ट किया, सॉर्ट किया, प्रोसेसिंग की, रॉ मटेरियल में कन्वर्ट किया और उससे फिर न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला स्टेप हमारा आता है, कंटेमिनेंट्स लाइक प्लास्टिक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम पेपर। पेपर में से कंटेमिनेंट्स को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देंगे। लाइक प्लास्टिक आर रिमूव्ड कर दिया हमने, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, हार्ड टू रिसाइकल है, पेपर के कंपैरिजन में प्लास्टिक को रिसाइकल करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। द पेपर इज देन सॉर्टेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। अब पेपर को हम अलग अलग टाइप्स में क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे, क्योंकि हर टाइप का जो पेपर है ना वो डिफरेंट डिफरेंट रिसाइकल पेपर बनाता है, हर पेपर का अपना अलग टेक्सचर होता है, अपना अलग फॉर्म होता है। अब देखो, सॉर्ट कर दिया हमने उसको, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या कर दिया, सॉर्ट करने के बाद हम जो सॉर्टेड पेपर है उसको किसके अंदर पास कर देंगे, पास थ्रू प्लपर। सॉर्टेड पेपर पास्ड थ्रू पल्पर। अब देखो, जो आपका पल्पर है ना उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, वार्म वाटर और केमिकल्स प्रेजेंट है। पल्पर के अंदर क्या प्रेजेंट है, वार्म वाटर प्लस केमिकल्स, क्योंकि देखो जो हमारा पेपर है उस पेपर को हमें क्या करना है, गलाना है अभी, ठीक है, क्योंकि उसका क्या बनाना है, वापस उसको पहले वाले फॉर्म में, रॉ फॉर्म में लाना है, पल्प फॉर्म में लाना है। तो पहले कंटेमिनेंट्स हटा दिए जैसे कि प्लास्टिक थे, फिर सॉर्ट कर दिया उस पेपर को, सॉर्ट करने के बाद उसको किससे पास करवाया, हमारे पल्पर से। जो पल्पर होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वार्म वाटर, एकदम गर्म पानी होगा और कुछ केमिकल्स होते हैं, जिससे आपका जो पेपर है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, टाइनी स्ट्रैंड्स ऑफ सेलुलोज में। पल्पर में से पास होने के बाद जो आपका पेपर है ब्रेक डाउन into tiny strands. Cellulose called fibers and slowly into पल्प, ठीक है। टाइनी स्ट्रैंड्स में, सेलुलोज के टाइनी स्ट्रैंड्स में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया केमिकल और वार्म वाटर की प्रेजेंस में, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, फाइबर्स, और उसके बाद वो किसके अंदर टर्न आउट हो गया, आपके पल्प में। अब जो पल्प है उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे। द पल्प इज देन फिल्टर थ्रू नंबर ऑफ सीव्स क्या, पतली पतली पाइप्स होंगे, उसके थ्रू उसको क्या कर देंगे, फिल्टर कर देंगे, ताकि कोई भी इम्प्योरिटीज़ हो, कोई कोटिंग हो, कोई एडिटिव हो, फिलर्स हो, या कोई भी और कंटेमिनेंट्स हो, वो क्या हो जाए, वो ऊपर ही रह जाए और नीचे हमारा छन के क्या आ जाए, हमारा सिर्फ रो पल्प छन के आ जाए, ठीक है। यानी नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखेंगे हम, पल्प इज देन फिल्टर्ड सीव्स। क्यों फिल्टर किया, ताकि क्या रिमूव कर सके, रिमूव इम्प्योरिटीज
इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दिया और नीचे हमें क्या मिल गया, क्लीन पल्प। पल्प मिल गया अब हमें, ठीक है। अब जो आपका पल्प है इसको और क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसको क्लीनिंग कैसे करेंगे, द पल्प में बी क्लीन्ड बाय स्पाइनिंग अराउंड इन कोन शेप्ड सिलेंडर्स। इसको क्या करते हैं, ऐसे कोन शेप के सिलेंडर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर आपका पल्प डाल देंगे हम ऐसे, और इसकी क्या करते हैं, स्पाइनिंग। स्पाइनिंग का मतलब क्या है, ऐसे घुमाएंगे इसको, ठीक है, जिससे क्या होगा, दैट हेल्प इन थ्रोइंग ऑफ द हैवी कंटेमिनेंट्स आउटसाइड द सिलेंडर। जब ये घूमेगा तो जो आपके हैवी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो इस सिलेंडर से बाहर की साइड थ्रो आउट हो जाते हैं, हैवी कंटेमिनेंट्स। और लाइटर वन जो है वो कहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, आपके यहाँ सेंटर में, ओके। अब देखो, कई बार जो ये पल्प होता है, क्योंकि हम पेपर के ऊपर क्या करते हैं, हम लिखते भी तो हैं, इंक भी प्रेजेंट होती है, तो हमें जो पल्प है उसको डी इंकिंग भी करवानी पड़ती है। अगर पेपर के ऊपर कुछ लिखा हुआ होगा तो हम क्या करवाते हैं, डी इंकिंग करवाते हैं। डी इंकिंग का मतलब क्या है, इंक को रिमूव करवाएंगे, किसमें, फ्लोटेशन चैम्बर में। ठीक है, ताकि इससे क्या हो सके, प्रिंटिंग इंक जो है पेपर से वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। अब जो डी इंक पल्प है, डी इंक पल्प हमें ऑब्टेन हो जाएगा, डी इंक्ड पल्प मिला हमें, इसको हम क्या करवाएंगे, ब्लीच, इसकी क्या करा देंगे, ब्लीचिंग करवा देंगे, और इससे फिर हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, वाइट पेपर वापस से, यानी जो पेपर था जो हमने यूज़ कर लिया था। जैसे आप बहुत सारी ऐसी नोटबुक देखते हो ना, कि जो फर्स्ट एकदम क्लासमेट की नई नोटबुक होती है वो कैसी होती है, एकदम बहुत सॉफ्ट और बहुत क्लीन और थिक पेपर होता है। बट कुछ नोटबुक आप देखोगे जो आप एज अ रफ यूज़ कर लेते हो, उनके पेजेस होते तो वाइट ही हैं, बट उनका जो पेपर का टेक्स्चर होता है, और सॉरी विड्थ होती है आपके पेपर की, वो थोड़ी कैसे होती है, पतली होती है। तो वो क्या है कि उनकी क्या करवाई गई थी, रिसाइकलिंग करवाई थी, वो एज अ रफ यूज़ हो सकती हैं, ओके। उसके बाद है, द पल्प इज़ नाउ रेडी टू मेड इनटू पेपर। अब जो हमें पल्प ऑब्टेन हुआ था ना इस मेथड से या इस मेथड से, उसमें उस पल्प को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, रेडी टू मेड इनटू पेपर। ईदर यूज्ड एज सच, या तो उसको एज सच यूज़ कर लेंगे, या उसको मिक्स कर देते हैं वुड फाइबर के साथ, तो दो इसके वो हो जाते हैं, या तो उसको यूज़ करेंगे एज सच, या सेकेंड मेथड क्या होगा, मिक्सड विद वुड फाइबर, जिसको हम क्या कह देते हैं, वर्जिन फाइबर। ठीक है, ताकि उसे क्या मिल सके, जो हमारी वुड फाइबर उसको क्या मिल सके, स्ट्रेंथ मिल सके और स्मूथनेस मिल सके। स्मूथनेस मिल सके। इसमें से वाटर इज ड्रेन्ड आउट ऑफ द पल्प। अब जो ये पल्प हमें मिला था ना, उसमें से वाटर को क्या कर देंगे, ड्रेन आउट कर देंगे थ्रू अ वायर स्क्रीन। ऐसा करके एक वायर की छलनी सी होती है, बहुत सारे वायर्स होते हैं, इसके ऊपर हम पूरा पल्प डाल देते हैं, और उसमें से वाटर को क्या कर दिया, वाटर ड्रेन्ड आउट। द फाइबर बिगेन टू फॉर्म अ शीट। अब जो फाइबर था, हमें जो फाइबर ऑब्टेन हुआ था, जो हमें मिक्स किया है इसके साथ, ये किसकी तरह फॉर्म कर लेगा, आपको एज अ शीट ऑब्टेन हो जाएगा, विच पासिस थ्रू प्रेस रोलर्स। और इसको फिर हम जो शीट ऑब्टेन होगी यहाँ से, शीट, उसको प्रेस रोलर्स के थ्रू हम क्या कर देंगे, पास करेंगे, ताकि इसमें और भी अगर पानी प्रेजेंट था, वाटर प्रेजेंट था, तो वो क्या हो जाए, वो रिमूव हो जाए। द पेपर ऑब्टेन्ड इज वाउंड इनटू रोल एंड रिमूव्ड फ्रॉम द मशीन। अब उस पेपर को हम वाउंड कर देते हैं और उसके बाद रिमूव कर देते हैं मशीन से, और उसको यूज़ में ले आएंगे।
मशीन। ओके, अब आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 73 पे एक डायग्राम दे रखा है, उससे देखेंगे हम। ये देखो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है ये, जैसे हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है हमारा पेपर, ट्री से, यानी रेडिएटा पाइन थिनिंग। ये ट्री लिया हमने, इसकी डीबार्किंग की ड्रम में, चिपर किए थर्मो मैकेनिकल रिफाइनर्स की हेल्प से पेपर मेकिंग मशीन में इसका सबसे पहले क्या बना लिया, पेपर बना लिया, यानी प्लांटेशन से पेपर बनाया पहले। ओके, अब हमने पेपर बना लिया, उस पेपर का हमने यूज़ किया, वो कहीं भी यूज़ हो सकता है, न्यूज़ प्रिंट में यूज़ हो गया या आपकी नोटबुक्स में हो गया। उसके बाद जो आपका कबाड़ी वाला होता है उसको क्या करके लेके आएगा, कलेक्शन कर लाएगा, कबाड़ी ले आएगा। कलेक्शन के बाद हमने उसको क्या किया, आफ्टर कलेक्शन उसको हमने जो हॉट वाटर में उसको क्या किया था, उसका पल्प ऑब्टेन किया था ना वापस, वो सारे मेथड किए। उसके बाद इसके ऊपर इंक प्रेजेंट थी, तो उस इंक को भी हमने क्या किया, रिमूव किया। उस प्रोसेस को क्या कह दिया, डी इंकिंग। उसके बाद इसकी फिर से फाइन स्क्रीनिंग की और थर्मो मैकेनिकल और रिसाइकल पल्प को क्या किया, मिक्स किया और वापस कहाँ चला गया, वो पेपर आपकी पेपर मेकिंग मशीन में चला गया। और इस तरीके से साइकिल कंटिन्यू हो गई, पेपर से वापस पेपर बनाया इस साइड और इस साइड हमारे प्लांट से पेपर बना था। ओके, अब वापस आ जाते हैं हमारे इस टॉपिक पे। देखो कैसे कैसे हमने रिसाइकल किया। सबसे पहले क्यों किया, क्योंकि ट्री से मिलता है, वुड पल्प से मिलता है, जिसकी वजह से क्या होती है, डिफॉरेस्टेशन होती है, जो हमें नहीं करनी है। हम नहीं चाहते कि हम डिफॉरेस्टेशन करें। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, हमें अपना पेपर मिलता कैसे है, हमारा पेपर बना किससे होता है, सेलुलोज फाइबर से। हमें सेलुलोज फाइबर मिलता कहाँ से, वुड पल्प से। वुड पल्प क्या होता है, सॉफ्ट स्पॉन्जी पार्ट होता है हमारे ट्री का। अब देखो कैसे हम शुरू करते हैं आपकी रिसाइकलिंग पेपर की। सबसे पहले हम वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग करवा देंगे रॉ मटेरियल में और उसको फिर कन्वर्ट कर देते हैं न्यू प्रोडक्ट में। ये तो क्या हो गए की पॉइंट्स की, कलेक्ट किया, सॉर्ट किया, प्रोसेसिंग की, न्यू प्रोडक्ट बना दिया। अब इसके डिटेल में प्रोसेसेस होते हैं, वो कैसे होंगे देखो। कंटेमिनेंट्स लाइक प्लास्टिक, हमने जो मटेरियल कलेक्ट किया ना, यहाँ लिखा हुआ है कलेक्टिंग वेस्ट मटेरियल, इसमें से हमने प्लास्टिक को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद पेपर को भी क्या किया, सॉर्ट किया। अब सॉर्टेड पेपर को हमने किसके थ्रू पास किया, हमारे पल्पर के थ्रू। पल्पर के थ्रू जब पास किया, पल्पर के अंदर क्या प्रेजेंट था, हमारा वार्म वाटर और केमिकल्स, जिसने हमारे पेपर को क्या कर दिया, गला दिया। उसने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया टाइनी स्ट्रैंड्स ऑफ सेलुलोज में। उन टाइनी स्ट्रैंड्स को हमने क्या नाम दिया, फाइबर्स। आपके पल्पर ने ब्रेक डाउन कर दिया पेपर को टाइनी स्ट्रैंड ऑफ सेलुलोज में, जिसे हमने नाम दे दिया फाइबर्स। और स्लोली वो किस में कन्वर्ट हो गया, पल्प में। अब जो पल्प है उसको फिल्टर किया थ्रू सीव्स। सीव्स के थ्रू हमारे पल्प को क्या किया, फिल्टर किया। क्यों किया, ताकि हमारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। जैसे मान लो उस पेपर के ऊपर कुछ एडिटिव्स लगे हुए हैं, कुछ फिलर्स हैं या कुछ कोटिंग्स हैं, वो सब क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। फिर उसको हमने क्या करवाया, आपके कोनिकल सर्कुलर टैंक्स हैं, इसके अंदर आपके पल्प को डाल दिया, उसकी क्या करवाई, स्पिनिंग करवाई। अब कोई चीज़ घुमाते हैं तो हैवी चीज़ क्या होती है, ऊपर आएगी। तो हैवी वाला क्या हो गया, हैवी कंटेमिनेंट्स बाहर निकल के आ गए और बीच में सेंटर में आपके लाइट वाले रह गए, जो आपका पल्प था। अब उसमें एक तो ये ऑब्टेन हो गया। अब मान लो किसी किसी में क्या होता है, इंक भी प्रेजेंट होती है, तो उसकी हम क्या करवाते हैं, डी इंकिंग। किसके अंदर करवाते हैं, फ्लोटेशन चैम्बर्स में करवाते हैं। अब हमें क्या ऑब्टेन हुआ, डी इंक्ड पंप, यानी इंक रिमूव कर दी हमने। उसके बाद उसकी हम क्या करवा देते हैं, ब्लीचिंग। ब्लीचिंग करवाने से हमें वापस कैसा पेपर मिल जाता है, वाइट पेपर, जो हम वापस क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं दो मेथड से। एक तो होगा एज सच यूज़ कर लिया, दूसरा क्या होता है, उसको हम वुड फाइबर के साथ मिक्स कर देते हैं, जिसको कहेंगे वर्जिन फाइबर, ताकि उसको स्ट्रेंथ मिल जाए और स्मूथनेस मिल जाए। फिर क्या करेंगे, ऐसे एक वाटर की वायर की क्या लेंगे, छलनी सी लेते हैं, उसके ऊपर अपना पल्प डाल देते हैं। क्या डाल देंगे इस पर, हमारा ये वाला पल्प, ये डाला तो इससे क्या होगा, वाटर क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द वाटर क्या हो गया, ड्रेन आउट हो गया। हमें क्या मिल गई, शीट ऑब्टेन हो गई। उस शीट को हम प्रेस रोलर्स के थ्रू पास करवाएंगे।
ठीक है, उसमें भी अब थोड़ा बहुत और पानी रह गया होगा तो वो क्या हो जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा, और उस पेपर को हम क्या कर लेंगे, मशीन से रिमूव करवा लेंगे फॉर यूज़। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। और भी कुछ मेथड्स हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर एज अ स्टूडेंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सेव करना चाहिए। अब हम कैसे कर सकते हैं, और कुछ वेज़ हैं जिससे हम पेपर को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे सम वेज़ by which paper can be saved। क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, दिमाग लगाओ। सबसे पहला तो क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे यूज्ड पेपर को और उसको हम क्या कर लें, रिसाइकल कर ले, कि कहीं स्पेस बची हुई है तो उसे एज अ रफ यूज़ कर ले, हम ऐसे ना फेंकें। कलेक्ट यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट। या फिर आप जो अपने कबाड़ी वाले को अपनी जो बुक्स दे देते हैं, नोटबुक दे देते हैं, वो रिसाइकलिंग में ही आता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो जा करके रिसाइकलिंग मशीन्स में ही जाता है और रिसाइकल ही होता है। तो वो क्या है, एक तरीके से पेपर सेविंग मेथड में ही आ जाता है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, यूज़ बोथ साइड्स ऑफ पेपर फॉर राइटिंग। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक पेज पे लिखो और एक ब्लैंक छोड़ दो। यूज़ बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर सकते हो आप, यूज़ करो, मैक्सिमम यूज़ करो पेपर का, कि उसकी पूरी स्पेस आपने यूटिलाइज कर ली है, तभी आप उस पेपर को मतलब कबाड़ी में दो या थ्रो करो। ऐसे नहीं कि आपका आधे से ज़्यादा पेपर खाली है और आप उसको ऐसे ही फेंक दो। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करनी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। क्या अवेयरनेस, सबसे बड़ी तो इम्पॉर्टेंट बात यही है कि 1 टन पेपर को बनाने के लिए कितने ट्रीज़ चाहिए थे, 17 फुल ग्रोन ट्रीज़। तो हर बच्चा अगर रोज़ एक पेपर बचाएगा तो साल में कितने ट्रीज़ हम सेव कर सकते हैं, ये खुद आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमने डिफॉरेस्टेशन किया था, डिफॉरेस्टेशन कर तो दिया, अब उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट भी देख लिए, तो उसको बचाने के लिए अब हम क्या करेंगे, रीफॉरेस्टेशन। डी का मतलब क्या था, रिमूवल। री का मतलब क्या होगा, रीस्टॉकिंग, यानी वापिस अब क्या लगाएंगे, ट्रीज लगाएंगे। यानी रीफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू प्लांट्स। रीफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग of destroyed forest by planting न्यू प्लांट्स। न्यू प्लांट्स को ग्रो करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करेंगे, हमारा जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हमारा ट्री का नंबर काउंट कम हुआ था उसको वापस क्या करेंगे, रीस्टॉक करेंगे। ठीक है, जो प्लांटेड ट्रीज़ हैं शुड बी जनरली बी ऑफ द सेम स्पीशीज़। अब जो हम ये नहीं है कि कोई काटा कुछ और था और उगा कुछ और देंगे, नहीं, ज़्यादातर हमें कोशिश यही करनी होती है कि हम सेम स्पीशीज़ का ही प्लांट क्या करें, ग्रो करें, जो उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में ऑब्टेन हो रहा था। ठीक है, 1 शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज आर कट। हम अगर एक ट्री काट रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने काटे हैं उतने तो हम वापस रीग्रो करें ही करें, ज़्यादा हो सकते हैं तो वेल एंड गुड। इट इज़ सजेस्टेड दैट आंसर टू प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज़ रिफॉरेस्टेशन। हाँ, अगर हम ऑब्वियस सी बात, अगर हम लोग कोई चीज़ कट कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है कि उसको वापस ग्रो करें। तो रिफॉरेस्टेशन क्या है, इज़ रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। जो आपका रिफॉरेस्टेशन है वो नेचुरली भी हो सकता है। अगर हम डिफॉरेस्टेड एरिया को छोड़ दें कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड, क्या करें, डिफॉरेस्टेड लैंड को हमने क्या किया, अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, अपने आप को री इस्टेब्लिश कर लेता है,
क्योंकि देखो बारिश होगी, सनलाइट होगी, जिसकी वजह से अपने आप क्या हो जाती है, वहाँ ट्रीज़ की या प्लांट्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स का इसमें कोई रोल नहीं होता। ह्यूमन्स हैव ऑलरेडी कॉज ट्रिमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। नाउ इफ़ ह्यूमन्स हैव टू रिटेन आर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को ग्रीन वेल्थ मिल सके, कि हमने तो यूज़ कर लिया, जुडिशियली हम उसको यूज़ करें और नेक्स्ट जनरेशन तक भी हमारी ग्रीन वेल्थ को क्या करें, ट्रांसफ़र करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्री हमें अब लगाने चाहिए। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट टाइगर। तो इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आई, ठीक है। इस एक्ट का एम क्या था, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, ताकि प्रिजर्व कर सके एंड कंजर्व नेचुरल फॉरेस्ट, और जो बेसिक नीड्स हैं पीपल की, जो फॉरेस्ट के आउटसाइड रह रहे हैं, आसपास रह रहे हैं, तो वो भी मीट हो सके। इस एक्ट का मेन काम यही था। अब इस चैप्टर में एक आपका मेजर आता है चिपको मूवमेंट के बारे में, कि चिपको मूवमेंट क्या था। चिपको मूवमेंट में क्या था, चिपको आंदोलन था जो आपका कब हुआ था, 1970 में हुआ था। किस विलेज में हुआ था, मंडल विलेज में हुआ था। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, यूपी में प्रेजेंट है। कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में। इसमें क्या हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा एक गांधीनियन एक्टिविस्ट था। इसने इस मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब इसका नाम चिपको क्यों रखा था, क्योंकि चिपको का मतलब होता है टू हग। देखो जो विलेजर्स थे इस गांव के, यूपी के अलकनंदा वैली गांव के विलेजर्स थे, उनको इम्पोर्टेंस पता चल गई थी फॉरेस्ट की। तो वुमेन ने क्या डिसाइड किया कि हम, अगर मान लो कोई आकर के उन ट्रीज़ को काट रहा था, उन ट्रीज़ को मतलब उस फॉरेस्ट को क्लियर करने के ऑर्डर्स मिल गए थे किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जा करके उन पेड़ों के चिपक गए, वो हक कर लिया, एम्ब्रेस कर लिया ट्रीज़ को, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कटिंग बाय द कॉन्ट्रैक्टर। अब देखो, एक इंसान ने पेड़ बचाने के लिए इतना साहस ले लिया कि तुम्हें काटना है तो पहले हमें काटो, वी वॉन्ट लेट द ट्रीज टू कट डाउन, ओके। तो इसको देख के ये मूवमेंट क्या हो गया, दूसरे लोगों ने भी देखा देखी कि हाँ वो लोग प्रिजर्व कर रहे हैं, तो हमें भी सेम चीज़ करनी चाहिए, हमें प्रिजर्व करनी चाहिए हमारे फॉरेस्ट। तो ये जो मूवमेंट था हमारे सुंदरलाल बहुगुणा की गाइडेंस में स्लोली क्या हो गया, स्प्रेड हो गया था आसपास के विलेजेस में भी। और बहुगुणा ने इसको क्या नाम दे दिया था, चिपको स्लोगन दिया था, दैट इकोलॉजी इज़ अ परमानेंट इकोनॉमी, कि ये जो पैसा वैसा है ना, ये कुछ भी नहीं है, हमारी जो इकोलॉजी है ना, ये क्या है, परमानेंट इकोनॉमी है। इकोलॉजी हमारी क्या है, परमानेंट इकोनॉमी है। इस मूवमेंट ने इंस्पायर किया था बहुत सारे पार्ट्स को हमारी कंट्री में, जिसकी वजह से सिमिलर मूवमेंट दूसरे पार्ट्स में भी स्टार्ट हुआ था। और ये हाईलाइट हो गया था ये वाला मूवमेंट। अब बच्चों मेरी तरफ से पूरा चैप्टर आपके मॉड्यूल का कंप्लीट हो गया है। आप अपना प्रैक्टिस सेट लगा लेना इसके, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी आप सॉल्व करने की कोशिश कर लेना। मुझे कमेंट सेक्शन में जो नहीं आ रहा होगा वो एक बार बता देना आप, मैं वो करवा दूँगी। बाकी इसके जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो रिटन वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके लिए मैं आपकी अलग से एक बार क्लास ले लूँगी और फिर से आपको वो वाले करवा दूँगी अच्छे से। तब तक आप अपने जो बोर्ड बूस्टर्स हैं, एमसीक्यूज़ वाले हैं, वो सारे प्रैक्टिस कर लो इन चैप्टर्स के।